हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें 5 खंडों को हल करना है और इसमें है का खा गा यहाँ घा अड़ा चा, इसमें 6 है। तो हमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, तो मैं का वाला इसमें सबसे पहले आपको लगा के बताऊंगी। और ये सेट है 2024 का, सेट 3 चल रहा है HX। और इसमें मैंने 1 से लेकर के 21 तक कंप्लीट कर दिए हैं पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो का पार्ट है, द्विघात बहुपद दे रखी है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो जो उसमें दिया है पहले तो वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद, और ये आंसर नंबर 22 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या है? x² + 12 + 7x। ठीक है, इसके हमें पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं। अच्छा, ये समीकरण ना थोड़ी सी पहले इसको ठीक करके लिखेंगे। क्या कि x² + 7x, ये बीच में ले आएंगे और यहाँ 12 कर देंगे। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, भाई यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ, तो जोड़ने से कितना 7 आ जाए। तो 4 × 12 और 4 × 3 7 हो जाता है। इसका मतलब x² प्लस यहाँ पर क्या होगा? 4x + 3x + 12 बराबर बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 12 है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x आ जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 3 चौके 12 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर x + 4 ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पर x + 3 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर x + 4 बराबर 0 ये अलग कर देंगे और यहाँ x + 3 बराबर 0 इसको अलग अलग कर देंगे। फिर x बराबर ये 4 यहाँ माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 ये माइनस में आ जाएगा। तो जो दो शून्य हमारे निकल कर आए हैं वो क्या आए हैं? दो शून्य x के कौन कौन से हैं? -4 और ये -3। और इन्हीं को हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं, यानी अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर क्या? -3। तो दो शून्य तो हमारे ये निकल के आ गए। आप सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ डालेंगे हेडिंग क्या? सत्यता की जांच। ठीक है, और सत्यता की जांच कैसे करते हैं? सबसे पहले उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक और बटे में क्या होता है? x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल। अब शून्य हमारे पास क्या है? -4 और -3। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखेंगे? -4 और यहाँ प्लस लगा के क्या? -3। भाई योगफल करना है तो बीच में प्लस लगा दिया। अब ये -4 और ये प्लस माइनस -3, तो -4 और -3 मिला के -7 हो गया, बराबर। अब -x का गुणांक, अब इसमें से x का गुणांक कौन सी संख्या है? यहाँ देखिए, इसमें से देख लीजिए या इसमें से देख लीजिए। तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक तो ये 7 है। और x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। x का गुणांक है 7 और x² का गुणांक क्या है? 1 है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 7/1। लेकिन जो ये माइनस है, ये माइनस तो ये यहाँ लगा रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा और ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। और सेकेंड, सेकेंड में क्या है कि शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल में यहाँ पर क्या लिखेंगे? अचर पद और बटे में क्या? x² का गुणांक। तो अचर पद बटे x² का गुणांक। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो -4 गुणे -3, ये शून्यांकों का गुणनफल है। और अचर पद हमारे पास क्या है? इसमें से देखिए, अचर पद इसमें क्या है? 12। ठीक है, ये अचर पद है और x² का गुणांक तो ये 1 रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12/1। ठीक है, तो 4 दिया कितना? यहाँ भी 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस का ही है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। बस यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे। तो ये हमने इसके दो शून्य भी निकाले यहाँ पर, अल्फा बीटा। और ये क्या है? ये सत्यता की जांच भी हमने कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 का खा वाला पार्ट करेंगे। अच्छा, ये का वाला पार्ट था तो यहाँ पर का डाल देते हैं। ठीक है भाई, ये का पार्ट था तो यहाँ पर का डाल दिया। अब खा वाला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का खा पार्ट है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 बताया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, ठीक है, उसका वर्ग करेंगे, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे क्या कि माना
छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या को x मान लेते हैं, और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या, y, बड़ी संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो जो छोटी संख्या है उसको घटाएंगे बड़ी संख्या से, इसका मतलब फिर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना है, 180। ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार। या फिर अगर बड़ी संख्या को x मानते तो यहाँ पहले x लिखते। ठीक है, और यही तो हमको बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, जो दो संख्याएं हैं ये, इनके वर्गों का अंतर 180 है, और बड़ी से छोटी संख्या घटाई जाती है तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। तो ये इक्वेशन नंबर बना गई हमारी। अब कहा है इस प्रश्न में कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी संख्या है। तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बताया है कि जो छोटी संख्या, और छोटी संख्या ये है, ठीक है, ये है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और बड़ी संख्या ये है y है, y को 8 से गुणा करना है। ठीक है, y को 8 से गुणा कर देंगे तो इसका 8 गुना हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 8y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जो x स्क्वायर बराबर 8y है, ये कहाँ, यहाँ पर 8y रख देंगे, x स्क्वायर की जगह पर क्या 8y रख देंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x स्क्वायर बराबर 8y रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, तो पहले समीकरण 1 हम लिख लेंगे अपनी, क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ पर क्या, वाई स्क्वायर माइनस, और एक्स स्क्वायर की जगह कितना 8y, तो यहाँ बराबर में 180 कर लेंगे। फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y, और 180 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 180 बन जाएगा बराबर में 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना 8 आ जाए, तो 18 का मान 180 होता है। ठीक है, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बन जाएगा, इसका मतलब 8y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 18y माइनस का 10y। भाई 18 में 10 घटाया था तब तो 8 बचा था हमारे पास, तो फिर बस वही लिखना है हमको। फिर माइनस 180 और इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। यहाँ क्या, वाई स्क्वायर माइनस 18y, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस का 10y माइनस 180 बराबर में 0। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ y माइनस 18 बचेगा। इन दोनों से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस, अब 10 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। फिर y माइनस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 10, तो यहाँ बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस 18 बराबर 0 ये अलग, और y प्लस 10 बराबर 0 ये अलग कर देंगे। y बराबर 18 ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ y बराबर ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस की संख्या इसमें नहीं लेंगे, हमें पॉजिटिव संख्या लेना है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या लेके चलेंगे 18। यहाँ जो छोटी संख्या है वो x है, और बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर y है। ठीक है, अब समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर बराबर क्या 8y। समीकरण 2 यही है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणे 18 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर, पर यहाँ 8 और 18 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 18 अट्ठे 144, तो फिर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ 144 जो है ये लिखा रहेगा, और जो ये स्क्वायर है यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 12, भाई प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12, दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक बार प्लस का 12 और यहाँ एक बार माइनस का 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब संख्याएं क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं, तो 18 से लेकर चले थे, क्योंकि इसको तो लेना नहीं था भाई, ये तो जो था ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस का आ गया था, तो ये हमें नहीं लेना था, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना था हमें यहाँ से। तो ये क्या, यहाँ से एक तो 18 और 12, एक तो ये हो सकता है, दूसरी क्या हो सकती है 18 और यहाँ माइनस का 12, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आंसर आएंगे और दोनों ही आंसर लिखे जाएंगे। ठीक है, आप 22 का गा वाला पार्ट लगाएंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ करके समझाती हूँ कैसे प्रूफ करना है। चलिए पहले इसका चित्र ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र ही बनाते हैं। एक सेंटर, एक वृत्त बना लिया हमने, और वृत्त में दो स्पर्शी, तो कोई बिंदु P है, बाह्य बिंदु है, दो स्पर्शी रेखाएं बना ली हमने इस बिंदु पर।
दो स्पर्शी रेखाएं, और इसको हम कोई पॉइंट क्यू मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, और ये सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ओ कहलाता है। ये ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ये हम जानते हैं, ये हमको पहले से पता होता है कि 90 डिग्री का ये एंगल होता है। ठीक है, बस तो ये चित्र, इतना ही चित्र बनेगा। अब इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले तो हम वो लिखेंगे। तो वृत्त का केंद्र हमें पता है ओ, और स्पर्श रेखाएं पता है ये पी क्यू और ये आर क्यू, ये हमें स्पर्श रेखाएं पता है। और इसकी दो त्रिज्याएं ओ पी और ओ आर, ये त्रिज्याएं भी इसकी हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट मतलब इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है कि वृत्त का केंद्र ओ तथा, और क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाएं हमें कौन सी दी है, पी क्यू, और यहाँ से आर क्यू, आर क्यू है। ठीक है, ये हमको पता है। और क्या, ओ पी तथा ओ आर, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। अब हम ये जानते हैं कि जो ये ओपी है, ठीक है, जो ये ओपी है वो इस पी क्यू पर लंब होगा। ठीक है भाई, जो ये ओपी है इस पी क्यू पर लंब होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओपी है, ओपी, ये लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो जब ये लंब है तो इसका मतलब ओ पी क्यू, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। जब ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये पी बना हुआ है, तो इसका मतलब ओ पी आर, या फिर ओ पी क्यू, यहाँ क्यू लिखना है। ठीक है, तो ओ पी क्यू, ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल कहलाएगा। उसके बाद एंड, और दूसरा क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि ओ आर, ये जो ओ आर है, ठीक है, ओ आर है, ये आर क्यू पर लंब है, तो परपेंडिकुलर किस पर, आर क्यू पर, तब हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओ आर क्यू है, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ओ आर क्यू, ये क्या, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज, अच्छा ये एक चतुर्भुज ही तो बना रहा है, तो बस हम जानते हैं कि चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में, ठीक है, ये ओ पी क्यू आर चतुर्भुज है, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में क्या, पी ओ आर, पहले क्या, पी ओ आर, ये वाला एंगल मैंने लिखा है पी ओ आर, उसके बाद में प्लस क्या, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल हम जानते हैं तो 90 डिग्री हो गया, प्लस फिर ये वाला एंगल, तो पी क्यू आर, क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, और प्लस क्या, प्लस 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल लिख दिया कि प्लस 90 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये 90 हो गया, बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों को, चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो अब ये और ये एक पास लिख देंगे, क्या, पी ओ आर प्लस पी क्यू आर, और ये 90 90 कितने होंगे, 180, तो यहाँ 180 लिख देंगे, बराबर में क्या, 360 लिख देंगे। फिर ये पी ओ आर प्लस पी क्यू आर बराबर, ये 180 जब यहाँ जाएगा तो क्या, 180 भाई 180 में, ये 180 यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 360 से अगर हम 180 घटाएंगे तो 180 ही तो आ जाएगा। तो बस इतना हमको यही प्रूफ करना था कि जो दोनों कोण है, कौन कौन से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश होना चाहिए। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, प्रूफ डाल देंगे। ठीक है, अब 22 का ये घा वाला पार्ट है, घा करेंगे कि आकृति में, ये आकृति यहाँ दे रखी है, चित्र बना हुआ है हमको पहले से ही। ठीक है, बोला है कि आकृति में ओ ए ओ बी, तो ओ ए कहाँ है, ये रहा ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये है इंटू में। तो हमें ये दिखाना है कि ए बराबर सी, यानी कि एंगल ए इस एंगल सी के बराबर होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। और हमें क्या दिखाना है कि जो बी है वो डी के बराबर होना चाहिए, तो ये बी एंगल है ये डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं कि आंसर नंबर 22 का ये था पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ चित्र ही बना लेते हैं साइड में। ठीक है,
ये कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है, ये ए है, ये डी है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, ये सी है और ये बी पॉइंट है। बस इतना ही हमको पता है। तो हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है ओ ए इंटू ओ डी बराबर में क्या है, ओ सी इंटू ओ डी। ये हमको पता है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, तो इसको लिखेंगे ओ ए, जो ये ओ सी है ये अपान में आ जाएगा। फिर यहाँ ओ डी तो ये लिखा रहेगा, और जो ये ओ, अच्छा ओ डी यहाँ डी बनाना था, ठीक है, और ये ओ बी है ये अपान में आ जाएगा। अब ओ ए देखिए, यहाँ चित्र में देखिए कि जो ये ओ ए है, ओ ए और में क्या है ओ सी, ठीक है। ये जो भुजाएं हैं ये कैसी हैं, ये अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है। उसके बाद ये ओ डी अपॉन ओ बी, ये भी भुजाएं अनुपात में है। ये भुजाएं इक्वल है, यानी कि समानुपात में है, मतलब ये भुजाएं इक्वल हैं। फिर एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख एंगल कहलाएगा। कहने का मतलब है कि ए ओ डी, ठीक है, ये एंगल कौन सा एंगल, फिर ये सी ओ बी बराबर है किसके, सी ओ बी के। यहाँ सी नहीं बनाया तो यहाँ सी बना लेते हैं, एंगल सी ओ बी। ये दोनों बराबर है किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख देते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये हमको दो भुजाएं बताएं कि इस अनुपात में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ए ओ टी, यानी कि जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो समरूप है, किसके समरूप है, सी ओ डी के। तो ट्राइंगल सी ओ बी, अच्छा ये सी ओ बी है तो सी ओ बी के समरूप है। तो किस रूल से हो रहा है, ये क्या है, ये एंगल है, और यहाँ दो साइड है, ये साइड इसके और ये साइड इसके, इसके बराबर है। दो साइड इक्वल, साइड एंगल साइड, समरूपता से, समरूपता से इसको ऐसे लिख देंगे। अब जब ये इक्वल है तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये ए है वो इस सी के बराबर हो जाएगा, बराबर सी, और जो ये डी है इस डी के बराबर हो जाएगा, डी बराबर बी। ये कैसे होंगे, इसमें लिखेंगे कि संगत कोण, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के, संगत कोण समरूप त्रिभुजों, ठीक। तो बस ये लिखना था और ये प्रूफ हो गया हमारा, तो यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे। बस इतना ही प्रूफ करना था, ठीक है। अब आंसर नंबर 22 का अड़ा वाला पार्ट लगाएंगे। क्या है इसमें कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पहला बादशाह होना चाहिए और दूसरा बादशाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं कि कैसे इसको करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पत्तों की संख्या पता है, तो कुल ताश के पत्ते कितने हैं वो लिख लेंगे। तो कुल ताश के पत्ते, यानी कि कितने पत्ते होते हैं, 52। तो ये हमको पता है कि ताश के पत्ते ये 52 है। अब उसमें बादशाह कितने हैं, तो बादशाह के पत्ते, बादशाह के पत्ते उसमें कितने हैं, 4 हैं। ठीक है भाई, जो ये के वर्ड होता है ना इसी को हम लोग बादशाह कहते हैं, किंग। ठीक है, तो ये बादशाह है, इसके पत्ते केवल 4 ही होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, पहला तो हमें ये बताना था, जो फर्स्ट पॉइंट है हमको ये बताना था कि प्रायिकता किसकी निकालनी थी, बादशाह होने की। तो बादशाह का पत्ता निकलने या निकालने, ठीक है, निकालने की प्रायिकता यहाँ लिख देते हैं। बादशाह का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है, या तो ऐसे लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थितियां, या फिर क्या लिख सकते हैं कि बादशाह के पत्ते और बटे में क्या है, कुल ताश के पत्ते, ऐसे भी लिख सकते हैं कुल ताश के पत्ते, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो बादशाह के पत्ते कितने, 4 है, और कुल ताश के पत्ते 52 है, तो 4 एकम 4, यहाँ भी 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1/13। तो इसका आंसर आ रहा है 1/13, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्या बोला है कि बादशाह का पत्ता नहीं होगा, यानी ई नॉट निकालना है। जब ऐसा आ जाए कि वही चीज बोला हो पहले है फिर उसी चीज को नहीं में बोला हो, तो आप सीधे 1 माइनस करके लगा लीजिए। तो क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बादशाह, बादशाह का पत्ता नहीं निकालने या फिर निकलने
की प्रायिकता, तो प्रायिकता, ओके, तो प्रायिकता इसमें क्या है, बराबर में क्या है, यहाँ से लिखेंगे ये हटा के, ये बराबर, यहाँ बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 - 1/13। ये जो आंसर आया है ये बादशाह का पत्ता निकलने की प्रायिकता थी। अब बादशाह का पत्ता ना निकलने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देंगे, तो 13 एकम 13, और 13 में से 1 गया तो 12, तो 12/13 जो आंसर आएगा वो 12/13 आंसर आ जाएगा, कि बादशाह का पत्ता नहीं निकालने की प्रायिकता 12/13 है, और बादशाह का पत्ता निकालने की प्रायिकता 1/13 है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। तो 4 में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जो ये टेबल दे रखी है, हमें इसका क्या माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए होगी। तो पहले ये जो टेबल बनी हुई है उसको बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 22 का 4 वाला पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, और यहाँ क्या संचयी बारंबारता, क्योंकि जब भी माध्यक निकालेंगे तो हमें संचयी बारंबारता चाहिए होती है। तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं और बारंबारता को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमारा कितना है, पहले 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, और फिर 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब बारंबारता हमें दे रखी है, इसमें 5, यहाँ 8, यहाँ 20, और यहाँ 15, यहाँ 7। अच्छा, यहाँ 50 से 60 भी है। ठीक है, एक और बनाना है, 50 से 60, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा वर्ग अंतराल हो गया बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालना है। पहले इसको स्केल से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो अब यहाँ संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 है तो पहले 5 लिखा रहेगा। अब 5 में ये 8 जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, 33 आ गया, और 33 में हम 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 1 4, 48, 48 आ गया। अब 48 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, और यहाँ पर कितने 5 55 हो जाएगा, और 55 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि हमारा कुल मिलाकर यहाँ पर 60 आ रहा है। तो जो ये 60 है ये n की वैल्यू है, n बराबर 60 आ गया। तो फिर n/2 कितना आएगा, n/2 30 आएगा, क्योंकि माध्यक में यही निकालते हैं, n/2 30 आ गया। अब हमें देखना है कि 30 किसके अंतर्गत आएगा। तो भाई 30 यहाँ पर आएगा, लेकिन इससे मतलब नहीं, हमें इसके जस्ट ऊपर देखना है। ये हमारा CF है, इसके सामने आएंगे ये हमारा F कहलाएगा, और इसके भी सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसके भी सामने आएंगे ये, तो ये हमारा क्या लोअर लिमिट, हमें L मिल गया यहाँ पर। ठीक है, बस सारी चीजें हमें मिल गई हैं। तो L बराबर क्या 20 है, लोअर लिमिट है। F बराबर कितना, ये भी 20 है। F बराबर ये भी 20 है, और CF बराबर कितना है, यहाँ पर CF बराबर 13 है। उसके बाद H हमें और चाहिए होता है, और H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस वो H होता है, यानी कि ये 10 है। हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे माध्यक बराबर L + n/2 - CF अपॉन F, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या H लिख देंगे। तो ये फार्मूला हो गया, इसमें मान रख देंगे। तो L की वैल्यू कितनी है, 20 है, यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस n/2 कितना है, 30 है, 30 लिख देंगे, माइनस CF, और CF हमने अभी भी निकाला 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे, बटे F का मान कितना 20 है, तो यहाँ पर भी 20 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई H का मतलब यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। तब यहाँ 0 तो 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना 20, प्लस यहाँ कितना 30 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और यहाँ पर क्या 2 है बटे में। अब 2 को जब इससे भाग कर देंगे तो 8 यहाँ प्लस है, ओके, तो 8.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको जोड़ देंगे तो 20 में 8 जोड़ेंगे 28, और यहाँ 0.5, तो 28.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ माध्यक डाल देंगे, माध्यक बराबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, और 23 में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो हमें जो ये 2 समीकरण दे रखी है इनको हल करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसी में एक अथवा क्वेश्चन और है, तो ये अथवा बाद में करेंगे, अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं। तो आंसर नंबर 23 यहाँ पर डाल देंगे, और समीकरण लिखेंगे। समीकरण हमारे पास कौन कौन सी है, तो समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0, एक तो ये है, और दूसरी समीकरण दे रखी है 9x = 2y
+7 हमको इतना दे रखा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो पहली समीकरण दे रखी है 3x - 5y = 4, ये जो 4 है इसको इस तरफ ले आएंगे, 0 की तो प्लस का हो जाएगा। अब जो ये दे रखा है इसमें क्या करेंगे, 9x तो यहाँ पर लिखा रहेगा 9x, और जो ये 2y है इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, और 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, ठीक है। इनको इक्वेशन 1 और 2 डाल दिया। अब इस समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बस यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 3, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि समीकरण 1 3 से गुणा करने पर ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये समीकरण 3 इसको गुणा करेंगे तो 3 या 9, यहाँ 9x हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ये 15y हो जाएगा, बराबर 3 × 4 = 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी रहेगी 2y, यानी कि 9x - 2y = 7, ठीक है। अब यहाँ इसको हम माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब 15 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, तो 15 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा, 13y, ठीक है। अब यहाँ अगर हम 12 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 5 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा 5, तो y = 5/-13, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारी ये, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं -5/13, ऊपर माइनस लगा सकते हैं तो ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो y का मान तो ये आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में y = -5/13 रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे रखने पर, और समीकरण 1 है क्या, 3x - 5y = 4, ठीक है। तो 3x - 5 और y की जगह पर क्या रखेंगे, -5/13, और बराबर में क्या, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 3x बराबर ये 4 है, और ये जब इस तरफ जाएगा तो 5 × 25, अच्छा यहाँ माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस बन जाएंगे, लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो वापस से माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 25/13, ठीक है भाई। 5 × 25 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस है, 25/13 यहाँ प्लस का होगा, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब 3x बराबर, यहाँ एक मान लेंगे 13 और एक का एलसीएम ले लेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 × 4 = 52, और यहाँ 25 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 2 बचेगा, 27/13, तो x बराबर क्या, 27/13, और जो ये 3 है ये बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27, यहाँ 9 आ जाएगा, तो x बराबर 9/13। तो x और y के क्या मान आ रहे हैं, तो x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस का 5/13, ये आंसर आ रहे हैं दोनों के, और इनको आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। अथवा में क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, उन संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चन में ना एक चीज याद रखनी होती है, इसमें इकाई का और दहाई का अंक मानना होता है, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर क्या, x, और दहाई का अंक दहाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा, तो ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया। अब इसमें जो संख्या होगी, ठीक है, इसमें जो संख्या होगी, संख्या क्या, 10x + y, ये हमको इनसे बनाना होगा, 10x + y, इसको चलिए इसको अभी ऐसे लिखा रहने देते। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की ये संख्या हो गई, अब हम इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या, तो अब बनी संख्या कैसे करेंगे, तो बनी संख्या, और संख्या कब बनेगी, जब हम इनके अंक उलट देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं अंक उलटने पर, ये भी लिख सकते हैं अंक उलटने पर बनी संख्या, तो ये क्या 10y, ठीक है, 10 के पास ये y आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो 10y + x ये बनी संख्या हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या 10x + y और प्लस में क्या 10y + x बराबर में कितना 66, ये हमको दे रखा है, ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि यानी जो संख्या है और अंक उलटने पर जो बनी संख्या है, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 66 दे रखा है। तो यहाँ 10x और यहाँ x तो कितने हो जाएंगे 11x, ठीक है, यहाँ 10y और y तो कितने 11y, बराबर में क्या 66 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + y बचेगा,
बराबर 66 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 66 और 11 ये अपॉन में आ जाएगा, तो 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें पुनः क्या बोला था, ठीक है, इसमें बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या के अंकों का अंतर इस बार 2 दिया हुआ है। तो पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, और पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो संख्याएं कौन कौन सी, एक x है और एक ये y, यही तो अंक है इनके। तो संख्या के अंक यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 ये हमको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 ये और x माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये कैंसिल हो जाएंगे, x कितने 2x हो गए और यहाँ पर कितना 8 हो गया। तो x बराबर यहाँ से 8/2, मतलब ये 4 आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 4। एक तो ये वैल्यू आ रही है, दूसरा हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 से, कहीं से। तो समीकरण एक में मान रख देंगे। समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ रख देंगे 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 और यहाँ माइनस का 4, फिर y बराबर 2 और y का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये x हो गया और ये y हो गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर में क्या लिखेंगे, संख्या बराबर, हमें तो संख्या पूछा है ना, तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, संख्या वही जो हमने यहाँ पर माना था, ये इसमें हमें मान रखना है वापस से। तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यहाँ पर 10 इंटू एक्स, और x का मान 4 था, प्लस y का मान 2 था। x का मान ये 4 हमने निकाला हुआ था, तो y का मान 2 था। बस 10 का 4 से करेंगे 40 और यहाँ 2, 40 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 42। तो क्या, संख्या बराबर 42। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 42 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक करना है। अगर ये संख्या उलटने वाले अंक दिए हैं तो इसमें एक्स वाई का मान निकाल के छोड़ना नहीं है, वो जो हमने एक संख्या बनाई उसमें वैल्यू भी पुट करना है, यहाँ तक करना है। ठीक है, वैसे इसमें जो आंसर दिया हुआ है अथवा वाले का, ठीक है, 23 का जो अथवा का आंसर दिया हुआ है, एक्स का तो 4 दिया है, वाई का 2 दिया है, लेकिन संख्या नहीं दिया। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछे ना संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसका आंसर ही नहीं दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि जो भवन की ऊंचाई है वो 5, फिर ब्रैकेट में है 3 + √3 मीटर है। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या कि मंदिर की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, तो चित्र बना लेते हैं इसका। यहाँ साइड में, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई मंदिर है, इसकी जो ऊंचाई है हमको ये 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ से ये एक मंदिर है और ये हमको 15 मीटर दिया हुआ है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर कहा है मंदिर के शीर्ष से, तो मंदिर का शीर्ष ये हुआ ना, मंदिर का शीर्ष ये है, तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, तो मान लीजिए सड़क यहाँ है, ठीक है, बीच में सड़क है, सड़क के दूसरी ओर यहाँ कहीं पर, तो सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो बने भवन, अब यहाँ मान लीजिए इतना कोई भवन बना हुआ है। अच्छा, उन्नयन कोण बोला है, इसका मतलब क्या है कि भवन ऊंचा है। ठीक है, तो फिर भवन यहाँ पर ऊंचा बनाएंगे, भवन छोटा नहीं होगा। मंदिर से बड़ा भवन है, ये कैसे समझ में आया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मंदिर के शीर्ष से, तो अगर मंदिर के हम शीर्ष पर खड़े होते हैं तो सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जब शीर्ष का उन्नयन कोण कहा है तो मतलब ऐसे ऊपर की ओर देखता हुआ कोण बनाना है हमको, इसलिए हमें ये समझ में आया कि ये जो भवन है वो बड़ा है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ये भवन हो गया, और भवन को हम ये सी पॉइंट मानते हैं, इसको डी पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भवन है इतना, और उन्नयन कोण है तो मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये भवन है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण ये कितना है, ये बताया है इन्होंने 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है, तो भवन का पाद मतलब ये भवन के पाद मतलब पैर। ठीक है, इसका जो अवनमन कोण है वो 45। अवनमन कोण का मतलब ये होता है जब हम यहाँ खड़े हैं और ऐसे नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये वाला कोण 45 डिग्री है। जब ये 45 है तो इसका मतलब ये 45, क्योंकि दोनों एकांतर कोण होते हैं। बस हमको इतनी चीजें इसमें दे रखी हैं, और हमको जो सिद्ध करना है वो भवन की ऊंचाई, यानी कि जो ये भवन है इसकी ऊंचाई हमको प्रूफ करना है कि 3 + √3 मीटर है। ठीक है, तो फिलहाल इस भवन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई को हम फिलहाल के लिए h मान लेते हैं। ठीक है, पूरी ऊंचाई को फिलहाल के लिए हमने h माना हुआ है, और हमें इस h का मान ही निकालना है। अच्छा, ये 15 है, क्योंकि जब इतना 15 है तो फिर इतना भी 15 हुआ, और यहाँ पर भी एक पॉइंट e मान लेते हैं, तो ये भी 15 हो गया।
जब ये 15 हो गया तो कितना कितना बचेगा, फिर इतना बचेगा हमारा ये वाला पोर्शन ED, ये बचेगा H-15। ठीक है, H-15, क्योंकि पूरा H है और ये 15 घटा देंगे तो ये वाला H-15 बचेगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आया आपको? अच्छा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो पहले वो लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। तो एक मंदिर दिया हुआ है, तो लिखेंगे मंदिर की ऊंचाई बराबर 15 मीटर, ये मंदिर की ऊंचाई है। और यहाँ मानेंगे क्या, माना भवन की ऊंचाई बराबर क्या, H मीटर। ये हमने माना है कि जो मंदिर की ऊंचाई है वो H मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। और हमें क्या पता है, अच्छा इस पॉइंट को X मानते हैं, तो ये दूरी यहाँ लिख देंगे क्या, दूरी CA, ये हमने इसको X माना है। ठीक है, X मीटर, तो यहाँ भी मीटर, यहाँ X मीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या हमको पता है, और ये हमको एंगल दो पता है, एक एंगल BCA पता है, तो एंगल BCA ये है 45 डिग्री। दूसरा एंगल है EBD। ठीक है, एक और एंगल हमको पता है EBD, ये है 30 डिग्री। तो एंगल EBD ये है 30 डिग्री। ठीक है, दो एंगल हमको इसमें पता है, दे रखे हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले इस छोटे वाला एंगल लेंगे, क्या, एक छोटे वाले एंगल में लेंगे क्या, छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे क्या, कि जो ट्रायंगल BCA है, तो ट्रायंगल BCA बराबर क्या, BCA में पहले तो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं tan 45, भाई tan 45 है, और ये लंब है, ये आधार है, तो लंब यानी कि AB और बटे में AC, ये AB हो गया और ये AC हो गया, तो लंब बटे आधार हो गया। अब जो ये AB है ये 15 है और AC कितना X है, तो यहाँ क्या 1 होता है, X यहाँ चला जाएगा, मतलब X जो है वो 15 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यहाँ से X जो है वो 15 सेंटीमीटर हमको पता चल गया। अब दूसरा ले लेंगे ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये वाला। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है क्या, DEB, लिखेंगे कि पुनः ट्राइंगल DEB में, पुनः ट्राइंगल DEB में, इसमें क्या tan 60 बराबर tan, अच्छा 30 है, ओके, तो यहाँ tan 30 लिखना था, इसको कट करके यहाँ लिख लेते हैं क्या, tan 30 बराबर कितना, अब इसमें लंब बटे आधार, और इसमें लंब क्या है H-15, तो H-15 और बटे आधार, आधार वही हमारा X। ठीक है, तो यहाँ पर X लिख देंगे, लेकिन X जब ये हमारा 15 जब ये हमारा 15 निकल के आया था तो ये भी तो 15 ही होगा, तो इसका मतलब अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ H-15 और X की वैल्यू क्या 15 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 15 लिख दिया। अब जो ये 15 है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 एकम 15, और यहाँ से क्या जो √3 है वो H से मल्टीप्लाई करेगा √3H, और यहाँ पर √3 15 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 15√3, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जो 15√3 इसको यहाँ ले आएंगे तो 15 + 15√3, और यहाँ क्या रह जाएगा √3H, ये यहीं रह जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 और यहाँ क्या √3, ये बचा, और यहाँ √3H लिखा हुआ है। अब इसको सही करके लिखते हैं, √3H लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे √3H बराबर क्या 15, और ये जो 3 है √3 पहले कर देंगे फिर +1 बाद में कर देंगे, H बराबर 15 √3 + 1, और ये जो √3 है ये अपॉन में ले आएंगे, तो अपॉन में हो गया √3। ठीक है, अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, तो ये 15 तो लिखा रहेगा, √3 + 1 भी लिखा रहेगा अपॉन में, और ये √3 है, ये वाला √3 भी यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, √3 मिला करके 3 हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 5, ये तो 5 हो गया, और जो ये √3 है ना, इस 3 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बन जाएगा, और √3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया, जो हमें प्रूफ कराना था यही प्रूफ करा रहे थे कि जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमको लगा के दिखाना था पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप 24 का अथवा वाला पार्ट करेंगे, और ये भी सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 24 था, तो उसी का अथवा वाला सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा अलग है। क्या कि एक भवन के शीर्ष से, तो कोई भवन है उसके शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, इसका मतलब क्या, मीनार बड़ी, क्योंकि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला तो मीनार बड़ी है, यहाँ पर भवन छोटा है। ठीक है, तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 है।
भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान कोण 45 है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो और मीनार की ऊंचाई हमको दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, इस बार हमें भवन की ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो जो भवन की ऊंचाई है क्या है 20√3 - 1 मीटर, ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है। तो चित्र बनाएंगे पहले क्या, तो एक मीनार बनाते हैं। मान लीजिए मीनार हमने ये बना ली, ये बड़ी मीनार है और ये भवन छोटा है। ठीक है, भवन छोटा है मीनार बड़ी है। तो कहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो भवन के शीर्ष से ये जो मीनार है इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 है। तो ये वाला 60 डिग्री है, ये इतना कोण 60 डिग्री है। अब कहा है कि भवन के शीर्ष से, तो भवन का शीर्ष तो ये भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, तो मीनार का पाद यहाँ पर, तो मीनार के पाद का अवनमन कोण ये 45 है। तो जब ये 45 है इसका मतलब फिर ये वाला भी 45 ही हो जाएगा। ठीक है, और यदि मीनार की ऊंचाई, और जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई हमको 40 मीटर ऑलरेडी गिवन है, 40 मीटर मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हमको दे रखी है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, तुमको भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है। अच्छा, यहाँ पर इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ई है और ये जो पूरी ऊंचाई है ये 40 है। अच्छा, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। तो जब ये एच हमने माना है तो फिर इतने को भी तो एच ही मानना पड़ेगा, सिर्फ इतना, ये इतना सिर्फ एच ही रहेगा। तो फिर इतना कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन भाई पूरी 40 है, इतनी एच है, 40 माइनस एच, यानी कि इतना पोर्शन ये 40 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो जो हमको दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमको, और यहाँ पर लिख देते हैं कि इस तरफ भवन है और यहाँ लिख देते हैं कि ये वाला मीनार है, इस तरफ वाला जो बनाया हमने वो मीनार है। ठीक है, तो अब जो जो हमको गिवन है, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। पहले हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि माना, यहाँ से लगाते हैं माना भवन की ऊंचाई, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ये मान लिया। और मीनार की ऊंचाई हमको ऑलरेडी गिवन है, तो फिर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या 40 मीटर, ये भी हमको गिवन है। और इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, यानी ए से सी की दूरी को एक्स मानते हैं, तो फिर इतना ये वाला भी एक्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं दूरी ए सी, यहाँ ए में ओके, ए सी बराबर क्या एक्स मीटर, यहाँ पर भी मीटर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमको पता है, तो फिर ये भी एक्स ही हो जाएगा। तो और हमें क्या पता है, और दो एंगल पता है, तो एंगल लिख लेते हैं कि बी, यहाँ डी बी ई, ये ई पॉइंट है ओके, तो डी बी ई, यहाँ डी बना लेते हैं, डी बी और ई ये पता है हमको कि 60 डिग्री का है। और दूसरा एंगल हमको पता है कि बी सी ए, ठीक है, एंगल बी सी ए ये 45 डिग्री है, ये हमको इसमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटा वाला एंगल लेते हैं, ये वाला नीचे जो एंगल बना हुआ है ये लेते हैं, क्या कि ट्रायंगल इसमें बी ए सी में या बी सी ए में, तो बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, तो ट्रायंगल बी सी ए में क्या tan 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है ये आधार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लंब, यानी कि ए बी, ये ए बी है और ये ए सी है, तो ए बी बटे ए सी ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। और ए बी क्या हमारा एच दे रखा है, ये एच है और ये एक्स है, यहाँ एच बटे एक्स, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और एच ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी कि एच बराबर एक्स। ठीक है, अच्छा अब पुनः पुनः आप किस त्रिभुज में लेंगे, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, क्या डी बी और ये ई, ई पॉइंट है, तो डी बी ई में, तो पुनः ट्रायंगल डी बनाना है, डी बी ई में, तो डी बी ई में यहाँ पर क्या tan 60, tan 60 मतलब क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो tan 60 बराबर क्या, ये डी ई बटे में ई एच, डी ई बटे में ई बी। ठीक है, तो डी ई बटे में क्या ई बी, ई बी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और जो डी ई की वैल्यू है वो 40 माइनस एच है, ये हमने अभी निकाली हुई है 40 माइनस एच, और जो ई बी है वो हमारा कितना एक्स है भाई, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला पोर्शन एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि √3 बराबर 40 माइनस एच अपॉन एक्स, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो √3 एक्स बराबर 40 माइनस एच। अब जो एक्स है इसकी जगह पर हम एच रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स बराबर एच हमने ऑलरेडी एक वैल्यू पहले निकाली हुई है, यहाँ पर एच लिख लेंगे, √3 एच बराबर 40 माइनस एच। अब एच यहाँ चला आएगा, √3 एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। अब इन दोनों से एच कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बचेगा और यहाँ बराबर में 40 लिख देंगे। ठीक, एच बराबर
40 और ये अपॉन में आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, ये अपॉन में आ गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ प्लस के साथ जो चीज लिखी हुई है वही माइनस के साथ लिख देंगे। फिर 40 और यहाँ √3 - 1 और अपॉन में इन दोनों में फंडा लगाएंगे भाई, ये a+b, ये a-b, तो क्या होगा a² - b², तो a² मतलब इसका स्क्वायर और -b² मतलब इस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 40 √3 - 1, ये h है, ठीक है, -1, तो यहाँ से क्या है √3 मतलब क्या 3 हो जाएगा, यहाँ 1, तो हम ये कह सकते हैं 40 √3 - 1 और अपॉन में क्या 2 से कैंसिल कर, तो यहाँ कितना 20 आ जाएगा। तो फिर h बराबर 20 √3 - 1, तो ये क्या आ रहा है भवन की ऊंचाई, यहाँ मीटर डाल देंगे। तो यहाँ लिख भी देंगे कि भवन की ऊंचाई h बराबर 20 √3 - 1। ठीक है, यही हमको प्रूव करा रहे थे ये लोग, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ प्रूफ डाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो जो ठोस है वो शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका मतलब ये है कि शंकु और जो वो त्रिज्या यानी जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है। ठीक, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ अगर दोनों समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले चित्र है, अच्छा इसमें चित्र जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ चित्र बनाए दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। वैसे चित्र की इसमें चित्र की वैसे कोई आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, तो ये शंकु है और ये अर्धगोला है, लेकिन जो दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान है। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर r, ये दोनों की है। ठीक है, और ये शंकु की ऊंचाई h है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या, फिर यहाँ लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और ये सब हमने माना है, तो यहाँ सब माना डाल देंगे, हमने माना है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, तो हमने माना हुआ है। और शंकु की ऊंचाई को h ले लेंगे और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को भी मान लेते हैं क्योंकि हमें इसमें सारी चीजें चाहिए होंगी, कुछ तो दिया नहीं है। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हमने L माना हुआ था, चीजें हमने यहाँ पर मान ली हुई है। जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना ये साइड में, इसको हमने L माना है, और जो ये है इतना, ये आ रहा है, हमको बस इसमें इतना ही पता है और इतने से ही काम हो जाएगा, इसमें कुछ खास हमें चाहिए भी नहीं। इसमें ये कहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अच्छा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है 2πr², ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है πrl। ठीक है, और ये दोनों समान है, यही तो बोला है। तो प्रश्नानुसार ये कहा है कि 2πr² बराबर πrl, ये कहा हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2r और बराबर में यहाँ क्या l, 2r बराबर l। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ रही है हमारे पास। अच्छा, इस l की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो l को हम लोग लिख सकते हैं √h² + r²। अच्छा, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या क्या r बटे में क्या शंकु की ऊंचाई, इसका अनुपात हमको निकालना है क्या शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई को हम लोग h कहते हैं। तो शंकु की त्रिज्या बटे शंकु की ऊंचाई निकालना है। अच्छा, जो त्रिज्या है तो r को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए r में क्या रिलेशन है, r का मान जो आया है 2r का मान l आया, लेकिन हमें तो r चाहिए, तो हम इसका मान क्या रख सकते हैं। पहले यहाँ से देखिए क्या कि r बराबर l/2, ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, तो r की वैल्यू हम l/2 कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या l/2, इस r की जगह l/2 लिखेंगे और बटे। ठीक है, यहाँ h की जगह क्या रखेंगे, अच्छा h का मान ना हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कैसे, l का मान जब ये होता है फिर h का मान क्या होना चाहिए, जब ये √ऑफ है यहाँ बनेगा तो l², यहाँ क्या h² और प्लस r², तो यहाँ से l², ये साइड में ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से क्या l², ठीक है,
और जो ये आर स्क्वायर है, आर यहाँ माइनस में आ जाएगा तो आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ऑफ बनेगा, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बराबर एच, यहाँ बन जाएगा रूट ऑफ। तो इस एच की जगह ये पूरा लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख देंगे हम एच की जगह पर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यानी कि एल बटे 2 बटे में क्या रूट ऑफ क्या एल स्क्वायर, और एल का मान हमें, अच्छा एल तो एल ही रहेगा ठीक है, लेकिन आर का मान, और आर का मान हमने इसमें रखा था एल बटे 2, वही आर का मान हमें रखना है इसमें भी एल बटे 2, और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एल बटे 2 बटे में क्या है, यहाँ एल स्क्वायर है और यहाँ एल स्क्वायर, और बटे में कितना 4, यहाँ एक, तो एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, तो यानी एल बटे 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, और बटे में क्या रूट ऑफ यहाँ 4 हो जाएगा, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एल स्क्वायर, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, एल बटे 2, और बटे में क्या, ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3 एल स्क्वायर, और बटे में कितना ये 4 लिखा रहेगा। अब एल बटे 2 और बटे में, अच्छा रूट जो जो ये 3 है, ठीक है, जो 3 है वो तो रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन जो एल स्क्वायर है वहां से एक एल निकलेगा और 4 का 2 बन जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ 1 बचा, भाई पूरा पूरा कैंसिल, ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे √3 बचा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बचा 1/√3। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या यानी कि आर अनुपात एच में क्या अनुपात आया है, 1:3 का अनुपात है, ये आंसर आया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये मैंने कैसे लगाया सवाल पूरा। ठीक, देखिए फटाफट से मैं आपको समझा ही दे रही हूँ कि हमने कैसे किया था इसको। शंकु की त्रिज्या आर ये हमने माना था, क्योंकि इसमें हर एक चीज हमें माननी थी, कोई चीज दी तो रखी नहीं थी। ऊंचाई मान लिया और यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई भी हमने मान लिया, यानी कि शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई को एल मान लिया। लेकिन एल में एक रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं क्या, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये रूट ऑफ था ये एल के ऊपर चला गया, तो यहाँ एल का स्क्वायर बन गया, यहाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर ये आर यहाँ से हटाया तो माइनस का आर स्क्वायर बन गया, यहाँ एच स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहा। अब जब ये स्क्वायर है तो एच का जो स्क्वायर है यहाँ बनेगा तो रूट ऑफ बन जाएगा, इसका मतलब एच की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमने एच की वैल्यू यहाँ से निकाली। ठीक है, अब यहाँ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr स्क्वायर होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है। क्वेश्चन में कहा था कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों इक्वल हैं, दोनों को बराबर करना है, तो हमने प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, जब हमने दोनों को बराबर किया, ठीक है, जब हमने दोनों को बराबर किया तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, और इस आर से ये वाला एक आर कैंसिल, तो एक 2 बचेगा एक आर बचेगा, और यहाँ ये एल बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो एक रिलेशन निकल के आया वो 2r बराबर एल निकल के आया, यहाँ से क्या फिर आर की वैल्यू निकाली, तो जो ये 2 है फिर ये अपॉन में चला जाएगा इसके, तो यहाँ l/2 हो गया। ठीक, अब क्या हमें क्या पूछा था कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में क्या अनुपात होगा वो बताओ, तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या l/2, ये r की जगह पर ये l/2 लिखा गया, रूट ऑफ यहाँ h की जगह पर ये लिखा गया। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो r की जगह पर हमने क्या रखा, वापस से यही रखा, तो यहाँ एल स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया, यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ एल स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ एल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। फिर यहाँ ऊपर वाला तो ऐसे चलता रहेगा, नीचे में क्या यहाँ 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 और यहाँ 1, तो यहाँ 4l स्क्वायर, ये 4l स्क्वायर है, 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 4 में से एक जाएगा 3l स्क्वायर, और यहाँ बट्टे में 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से l/2 तो लिखा रहेगा, अब यहाँ जो ये रूट लगा हुआ है 3 के ऊपर तो ऐसे ही लगा रहेगा, लेकिन एल स्क्वायर तो एक एल बाहर आ जाएगा, और जो ये 4 लिखा हुआ है जब रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ऊपर 1 बचा और यहाँ 3, तो 1/√3, इसका मतलब आर और एच जो है 1:3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में जो अनुपात था वो 1:3 था, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, पता नहीं इसमें क्यों 6 नंबर में ये दे रखा है। ठीक है, एक ही स्टेप में हो जाना है इसका आंसर। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, या फिर इस क्वेश्चन में शायद छूटा हुआ हो, ये आधा दिया हो आधा पता नहीं क्या है। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही ईजी है, जैसे मान लीजिए हमने ये चित्र बना लिया, ठीक है, और ये केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, और हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है फार्मूला लगा देंगे। तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेंगे। हमें आर पता है क्या 21 सेंटीमीटर, और हमें थीटा पता है, थीटा क्या है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा पता है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है थीटा अपॉन 360, तो यहाँ पे क्या होता है πr स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 60 रख देंगे और यहाँ पर 360,
पाई का मान 22/7 ले लेंगे, और आर स्क्वायर का मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 दो बार लिखेंगे, कट कर देंगे 0 से 0, फिर 6 एकम से 36 6 बार कट हो गया। अब यहाँ से 7 एकम 7 7 तियां 21, फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी 11 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 एकम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ेंगे तो 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया ये आ गया, बस यहाँ पर लिख भी देंगे क्या कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर ये 231 सेंटीमीटर, इसको आंसर डाल देंगे। कंप्लीट हो गया ये सवाल, इतना ही छोटा था यहाँ पर, ठीक है।